समय की बात है। एक खूबसूरत घने जंगल में हाथियों का एक परिवार रहता था। एक दिन सारे हाथी नदी पर पानी पीने गए। उस समय एक चिड़िया वहां आई और वहीं आसपास उड़ने लगी। वो गोल गोल घूम रही थी और हंस भी रही थी। फिर एक छोटे हाथी ने कहा, "ए चिड़िया, तुम ऐसे आसपास घूम क्यों रही हो?" फिर चिड़िया बोली, "क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे?" "क्या तुम्हारा दोस्त?" हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते, छोटा हाथी बोला। "अरे क्यों नहीं?" चिड़िया ने पूछा। "क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। मेरे दांत और कान कितने बड़े हैं। हम दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम दोनों दोस्त भी नहीं बन सकते। अब जाओ यहाँ से," हाथी बोला। चिड़िया ने ये सब सुना और उड़ चली। छोटा हाथी भी नदी से बाहर आया और अपने परिवार के साथ चला गया। रास्ते में छोटे हाथी को बहुत भूख लगी। वो आसपास की पत्तियां खाते हुए भटक गया। बेचारा बहुत डर गया था और फिर रोते हुए माँ माँ चिल्लाने लगा। उस चिड़िया ने उसकी आवाज सुनी और वापस आ गई और बोली, "अरे तुम रो क्यों रहे हो?" फिर हाथी बोला, "अरे मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा।" "ओहो, तुम ठहरो, मैं उड़कर देखती हूँ कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। मैं अभी आई," चिड़िया ने कहा। चिड़िया उड़कर गई और अपने पंछी दोस्तों को भी उसकी मदद करने को कहा। सब साथ में उड़ रहे थे और हाथी के परिवार को ढूंढ रहे थे और फिर तभी उसने उन्हें ढूंढ लिया। जब सभी चिड़िया वापस उस छोटे हाथी को बताने आई कि उसका परिवार मिल गया है, वो वहाँ उदास बैठा था। उन्होंने उसे उनका पीछा करने को कहा, जिससे छोटे हाथी का अपने परिवार के साथ मिलन हो जाए। छोटे हाथी ने अपने परिवार को पहचान लिया और उनके पास दौड़ा चला गया। सभी हाथी छोटे हाथी को सही सलामत वापस आता देख बहुत खुश हुए। फिर छोटे हाथी की माँ बोली, "इस चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा है। जब एक दोस्त को जरूरत थी, ये उसकी मदद करने झट आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इस प्यारी चिड़िया के दोस्त हो। लोगों को दोस्त बनने के लिए एक जैसा या बराबर कद का होने की जरूरत नहीं होती। दयालु और अच्छा स्वभाव और एक बड़ा सा दिल ही बहुत है।" छोटे हाथी को दोस्ती के बारे में समझ आया और तब से वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कई साल पहले की बात है। एक महान से राज्य में कृष्णदेवराय नामक एक शासक रहा करते थे। उनकी माँ बहुत धार्मिक महिला थी। माता जी ने अपने जीवन में कई धार्मिक स्थानों का दर्शन किया और बहुत सारे पूजा पाठ में भी भाग लिया था। महाराज अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। जैसे साल बीतते गए, महाराज की माँ बीमार पड़ गई।
महाराज ने राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सकों को बुलाया, परंतु माँ जी की अब उम्र हो चुकी थी। सबसे अच्छी दवाई भी काम नहीं किए और अंत में वह चल बसी। महाराज कृष्णदेवराया अकेला महसूस करने लगे और अपनी माँ को बहुत याद करते थे। जब उनकी माँ बीमार थी तब वह अपने बेटे से आम खाने की मांग करती थी, परंतु आम का बंदोबस्त करने से पहले ही वह चल बसी। महाराज को ये बात और भी ज्यादा चुभने लगी कि वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आखिरकार समय आ गया था उनको इस संसार से विदा करने का। अंतिम संस्कार करने के लिए जो पुजारी आए थे वे माता जी की आखिरी इच्छा के बारे में जानकर उसका गलत फायदा उठाना चाहने लगे। महाराज, आपकी माता जी की आखिरी इच्छा मीठे आम खाने की थी जो अधूरी रह गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ सुनहरे आम दान में देना होगा। क्योंकि महाराज पहले से निराश थे, उनको लगा कि उन्हें इतना तो करना चाहिए। उनको पुजारियों पर अंधविश्वास था और बात मान ली। राजा ने 10 सुनहरे आमों का प्रबंध किया और पुजारियों को दान में दे दिया। पुजारी बहुत खुश थे कि उनकी दुष्ट योजना काम कर गई। अंतिम संस्कार करके सोने के आम लेकर अपने अपने घर वापस चले गए। हालांकि महाराज के सेवक बुद्धिमान रामदास ने देखा कि क्या हुआ और राजा को दिए गए पुजारियों के तर्क को समझ नहीं पाया। पुजारियों के हाथ में सुनहरे आम कैसे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को खुश कर सकता है? उसको पता था कि पुजारियों ने महाराज को बेवकूफ बनाया। रामदास ने उन सबको सबक सिखाना चाहा। कुछ दिनों बाद रामदास ने पुजारियों को अपने घर आमंत्रित किया। वह बोला, मेरी मैया कुछ दिन पहले चल बसी। मुझे लगता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनके अंतिम दिनों में वह चाहती थी कि मैं उसके सिर पर गरम लोहे की छड़ी से मारूं, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया और फिर वह चल बसी। अब जैसे आप लोगों ने राजा को सुनहरे आम दान में देने का सुझाव दिया, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना? मुझे आप सबको गरम लोहे की छड़ी से मारना पड़ेगा अपनी माँ के लिए। ऐसा कहकर रामदास ने एक गरम लोहे की छड़ी की ओर दिखाया जो उसका नौकर पकड़ा हुआ था। सारे पुजारी भयभीत हो गए। रामदास के कदमों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगे। रामदास ने सबको वो सुनहरे आम वापस करने को कहा और दया की भीख महाराज से मांगने को बोला। अतः अगले दिन महाराज को सारे सुनहरे आम वापस मिल गए और लालची पुजारियों ने सबक सीखा। एक बार फिर रामदास को उसकी सतर्कता और समझदारी के लिए प्रशंसा मिली। एक समय की बात है, बाजार में था एक घड़ी का दुकान। उस दुकान में प्रदर्शन पर कई प्रकार की घड़ियां थी। घड़ियां हमेशा इस प्रतीक्षा में रहते थे कि उनको कब कौन खरीद के ले जाएगा, परंतु उस दुकान में था एक आलसी घड़ी जिसको किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ दुकान पर आया। इतने प्रकार की घड़ियों को देखकर वह आश्चर्य रह गया। पापा, देखो कितनी अच्छी घड़ियां हैं इधर। हाँ
हाँ, हम बहुत अनोखे हैं। देख लेना, रामू मुझे ही चुनेगा। रामू सोच रहा था कि अब वह कौन सी घड़ी को चुने। मुझे चुनो। नहीं नहीं, मुझे चुनो। नहीं रामू, इधर देखो, मुझे चुनो। सारी घड़ियां बेचैनी से देख रहे थे कि रामू किसे चुनेगा, लेकिन वो एक आलसी घड़ी आंखें बंद करके बेपरवाह रहा। रामू को लगा जैसे उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। पापा, आपको कुछ सुनाई दिया क्या? रामू के ऐसे बोलते ही सारे घड़ियां चुपचाप हो गए। रामू एक एक करके सब घड़ियों को देख रहा था, तो एक कोने में उसे वो आलसी घड़ी दिखाई दी। रामू उसकी ओर जाने लगा। तो पीछे से बाकी घड़ियां हैरान हो गए। बच्चे, उसके पास क्यों जा रहे हो? उसको मत चुनो। हाँ, वो बहुत ही चिड़चिड़ा है। हमें चुनो, हम चुपचाप से तुम्हें समय बताएंगे। जैसे रामू उस घड़ी के पास गया, घड़ी ने अपनी आंखों को टेढ़ा कर लिया ताकि रामू उसको ना चुने। प्रार्थना करने लगा कि अब रामू उसे खरीद ना ले। हे भगवान, यहाँ बहुत शांति है। जब मन करे आराम से सो सकता हूँ। कुछ तो करो भगवान। परंतु रामू को यही घड़ी पसंद आई। अरे पापा जी, अपने बेटे को मना कर दो, सोचा आलसी घड़ी ने। अच्छा, तो आखिर में तुमने इसी को चुना। देखते हैं कब तक रह पाओगे इसके साथ। बहुत जल्द इससे तुम तंग आ जाओगे और भागते हुए वापस आके मुझे ही ले जाओगे। बेटा, तुम्हें ये घड़ी पसंद आई? अच्छी पसंद है तुम्हारी। अपनी पसंद से बहुत ही प्रसन्न था। घर जाकर उसने अपने बिस्तर के बाजू में इस अलार्म घड़ी को अच्छे से रख दिया। हर रोज रामू घड़ी को साफ करता था और ध्यान से रखता, परंतु घड़ी रामू पर चिढ़ता ही रहा। एक रात रामू रोज की तरह घड़ी को साफ करके अलार्म सुबह के 7 बजे के लिए रखा और सो गया। रामू के सोने के बाद धीरे से घड़ी ने अलार्म का समय 8 बजे में बदल डाला। अगली सुबह अलार्म की घंटी 8 बजे बजी और रामू झट से जाग गया। समय देखा तो आश्चर्य रह गया। मैंने तो 7 बजे के लिए रखा था, 1 घंटा देर से कैसे बजा ये? गलती से मैंने ही रखा होगा। उफ, बहुत देर हो गई, पापा गुस्सा करेंगे। रामू जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल पड़ा। उस रात फिर से रामू ने ध्यान से 7 बजे के लिए अलार्म रखा और सोने चला। अब मैं कल समय पे जागूंगा। घड़ी ने रामू का गहरी नींद में जाने तक इंतजार किया और फिर धीरे से अलार्म 8 बजे के लिए बदल दिया। अगली सुबह रामू देर से जागा और हैरान रह गया। पीछे से रामू के पापा उसे पुकार रहे थे क्योंकि स्कूल के लिए देर हो चुकी थी। रामू ने सोचा, आज रात तो मैं पता करके ही रहूंगा कि ये हो क्या रहा है। उस रात रामू ने फिर से अलार्म 7 बजे के लिए रखा और बिस्तर पर लेट गया। अब मैं देखता हूँ कि बीच रात में कौन आके समय बदल रहा है। रामू सोया नहीं,
बस सोने का नाटक कर रहा था। घड़ी को लगा कि रामू सो गया और वह धीरे से समय को बदलने लगा। रामू को कुछ आवाज सुनाई दी और वह आश्चर्य रह गया। चुपके से आंखें खोलकर नजर डाला तो रामू ने देखा कि ये घड़ी खुद ही अपने कांटों को हिलाकर समय को बदल रहा था। अगली सुबह जब अलार्म 8 बजे को बजा, ये घड़ी तो बकवास है, इसको तो मैं कचरे में फेंक दूंगा। कूड़े में धूल से भरा बैठे रहने दो इसे, पूरा का पूरा बंद ही हो जाएगा फिर। मैं अभी पापा को बोलता हूँ। रामू की बातें सुनकर घड़ी परेशान हो गया। रामू रुको, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है मैंने गलत किया, कृपया मुझे कूड़े में नहीं डालना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर सुबह समय पे जगाऊंगा। रामू घड़ी को देख के हंसने लगा। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ, परंतु इतना काफी नहीं है, तुमको एक और काम भी करना पड़ेगा। मैं कुछ भी करूँगा, बोलो। तुम्हें मेरा दोस्त बन के रहना होगा, ठीक है? अलार्म घड़ी ने मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। आज से तुम्हारा नाम टिक-टॉक होगा और हम दोनों पक्के दोस्त बन के रहेंगे। उस दिन से हर रोज घड़ी रामू को सही समय पर जगाने लगा। दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया, साथ साथ पढ़ा, लिखा, हंसा और सोया। खुशी से दिन गुजारे।